आप सब जानते हैं कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और हमारी मरकजी लीडरशिप ने देश के जाने माने नेता जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री, जिन्होंने कभी विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया था, ओलंपिक मेडल लाके, और उसके बाद सियासत में, राजनीति में एक ध्रुव तारे की तरह अपनी चमक दे रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय राज्यवर्धन राठौर सिंह जी हमारे बीच में हैं और आज की इस खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा आदरणीय राज्यवर्धन जी से कि आप कश्मीर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। आदरणीय राज्यवर्धन जी। धन्यवाद सुनील जी। सभी पत्रकार साथियों को, कश्मीर में श्रीनगर के हमारे सभी कॉरेस्पॉन्डेंट्स और पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आज आप इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आपके माध्यम से हम कश्मीर के और पूरे भारत के निवासियों तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद। साथ ही मैं सुनील जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, मोहम्मद अनवर खान साहब का, हमारे सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मजबूती से इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की बात और एक सुशासन का संदेश पूरी कश्मीर घाटी में ये पहुंचा रहे हैं। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में 16 अप्रैल को जो एक संविधान के अंदर अमेंडमेंट लाया जा रहा था, नारी शक्ति को विधानसभा और लोकसभा के अंदर आरक्षण का जो पास नहीं हो पाया, आज उसके ऊपर चर्चा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण निश्चित रूप से है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही ये है कि जहां नारी निवास करती हैं, जहां नारियों का पूजन होता है, वहां देव निवास करते हैं। नारियों का जो आरक्षण की चर्चा नहीं है। ये सबसे पहले 1996, 1998, 1999 और उसके बाद 2008 में ये बिल लाए गए, लेकिन पास नहीं हुए। चर्चा खूब होती थी, कांग्रेस ने भी इसके ऊपर खूब चर्चा करी, लेकिन फर्क साफ है, चर्चा कौन करते हैं और इंप्लीमेंट करने की शक्ति कौन रखते हैं, ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि 2023 के अंदर मोदी सरकार की मंशा और काम करने की इच्छा शक्ति वो साफ प्रकट हो रही थी, जब नारी शक्ति अभिनंदन बिल लाया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में लाया गया, उसको सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास करा गया। निश्चित रूप से उसमें सभी दल शामिल थे जिन्होंने इस बिल को पास करा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके ध्यान में लाने अति आवश्यक है। 2023 के अंदर जो ये बिल पारित हुआ था, उसके अंदर जो ऑपरेटिव टेक्स्ट था, उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, आरक्षण कब लागू होगा, उसमें आरक्षण को सेंसस से, यानी जनगणना से, यानी अधिनियम पास होने के बाद जो जनगणना हो उससे, और उसके साथ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के साथ जोड़ दिया गया था।
यानी ये अपने आप एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था, ये दो चीजें होनी अनिवार्य थी, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट हो सकता था। यही कारण था कि 2026 के अंदर 16 अप्रैल 2026 में 3 विधेयक लाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट, डीलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। कारण इसका स्पष्ट था कि अगर वो दो चीजें, जनगणना और डीलिमिटेशन, अगर जुड़ी रहती तो 2029 का जो चुनाव है उसके अंदर महिला आरक्षण लागू होना मुश्किल था। मोदी सरकार जो कहती है वो करती है, ट्रैक रिकॉर्ड साफ है देशवासियों के सामने और दूसरे देशों के सामने भी। इसीलिए जब महिला आरक्षण बिल को हम लेकर आए तो यह स्पष्ट था कि हम इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा था अप्रैल 2026 में ही, सार्वजनिक रूप से कहा था कि 2029 लोकसभा चुनाव के अंदर आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण लागू होना चाहिए और उसी को सफल करने के लिए ये 2026 के अंदर जो बिल लाया गया वो उसी से संबंधित था। ये 3 विधेयक जो लाए गए वो उसी से संबंधित था, लेकिन आप जानते हैं वो बिल पास नहीं हो पाया। अब यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका जो विरोध करा गया वो विरोध किन कारणों से करा गया और वो कारण क्यों सही नहीं है। कांग्रेस से सबसे पहले कहा कि बिल तो पहले ही पास हो चुका है, तो फिर ये 3 विधेयक लाने की क्या जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पहले पास निश्चित रूप से हुआ, लेकिन फ्यूचर में सेंसस और फ्यूचर में डीलिमिटेशन होने से जुड़ा हुआ था 2023 का कानून। अब यह कहना कि यह तो पास हो चुका है, यह अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अगर सेंसस का इंतजार करेंगे तो उसमें समय लगेगा। सेंसस खत्म होने के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है, उसमें और समय लगेगा। आपकी जानकारी के लिए आज की टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए सेंसस में तकरीबन 1.5 से 2-2.5 साल लग सकते हैं और उसके बाद डीलिमिटेशन में भी 1 से 3 साल लग सकते हैं। यानी 2029 चुनाव का तो पार चला गया। अगर मोदी सरकार ने कहा है कि हम महिला आरक्षण लेकर आ रहे हैं तो महिलाएं तो चाहती है ना कि उसको इंप्लीमेंट हो। यह हवा में बात नहीं होती कि सैद्धांतिक रूप से हमने कर दिया, नहीं, हम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और जब ये रुकावट देखी इंप्लीमेंटेशन के अंदर, ये एक लिमिटेशन, एक बाधा देखी, तो हम उसको डीलिंक करके अभी आरक्षण लेकर आना चाह रहे थे ताकि महिलाएं 2029 चुनाव में भाग ले सकें। यह भी एक भ्रम है कि दक्षिणी जो राज्य हैं उनको नुकसान हो जाएगा। स्पष्ट रूप से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, हर राज्य को 50% जो उनकी सीट्स हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। तो जो आज जितनी सीट है उसका उसी अनुपात में देश के जितने भी राज्य हैं उसी अनुपात में बढ़ेंगे, तो कम कैसे हो सकते हैं। बल्कि अगर बहुत ही बारीकी से देखा जाए तो दक्षिण राज्यों का तकरीबन 0.1 और 2% और जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ जाता है। तो तकरीबन इसको बराबर मान के चले, नुकसान तो कतई नहीं हो रहा। साथ साथ ये भ्रम तो नहीं, ये अटकाने की बात करी गई कि इस 3 विधेयक के अंदर ओबीसी के लिए, SC ST के लिए जगह नहीं रखी गई है। यह भी बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि 2023 के अंदर जो अधिनियम पास करा गया उसके अंदर जो आरक्षित सीट्स हैं उसमें SC ST महिलाओं के लिए भी थी, तो वो भी स्पष्ट है। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी की तो पहले भी आरक्षण नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट खुली है, चर्चा करने की जगह है, विधानसभाएं खुली है, चर्चा करने की जगह है।
उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन उस कारण से अटकाना, ये केवल अटकाने वाला ही कारण है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाओं के लिए आरक्षण है विधानसभा या लोकसभा के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार महिलाओं को जन प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। पंचायती राज को अगर देखा जाए, देश भर के पंचायती राज्यों को, तो उसके अंदर 14.5 लाख महिलाएं हैं जो जन प्रतिनिधित्व कर रही हैं, एंड दैट इज 46% ऑफ द एंटायर रिप्रेजेंटेशन। 46% है जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है पंचायती राज का, उसका 46% है। यानी ग्रास रूट, भारत के ग्रास रूट लेवल पर महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब जिम्मेदारी थी सरकार की और लोकसभा राज्यसभा के अंदर बैठे जनप्रतिनिधियों की कि वो महिला आरक्षण को भी तुरंत लागू करे। तो इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस और कुछ विपक्ष की पार्टियां अलग अलग कारणों से वहां पर उन्होंने इसको अटकाने का काम करा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी खास तौर से इस धरती पर जो मातृशक्ति ने अपना साहस, रेजिलियंस और नेतृत्व दिखाया है, वो एक जीता जागता उदाहरण है पूरे देश और दुनिया के लिए। तो निश्चित रूप से आज महिलाएं लॉ मेकिंग के अंदर भी और पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी बराबरी का अवसर चाहती हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि भाषणों में कहना, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना आसान काम है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो समाधान निकालने पड़ते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। फिर बहाने नहीं चल सकते। जब इंप्लीमेंटेशन करने की बारी आ रही है 2029 चुनाव के लिए, तब वही भाषण देने वाले पीछे हट रहे हैं। इतिहास भाषणों से नहीं लिखा जाता, बल्कि निर्णयों से लिखा जाता है, और मोदी सरकार इसी तरह से हर मुद्दे पर मजबूत निर्णय करती है। अब महिलाएं केवल प्रतीक्षा नहीं करेंगी, बल्कि राजनीति के अंदर, देश चलाने के अंदर पूरी भागीदारी चाहेंगी। और ये केवल प्रतीक नहीं होना चाहिए, उनको असली में स्थान मिलना चाहिए। केवल वादे नहीं होने चाहिए, बल्कि असली में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और देश की जनता ने अब यह तय कर लिया है कि महिलाओं को बराबर का स्थान मिलेगा, महिलाओं को लीडरशिप का मौका मिलेगा, महिलाओं को ग्रास रूट पे भी और राष्ट्रीय लेवल पे भी, राज्य के लेवल पे भी निर्णय करने का अवसर मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूं।